हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी जो है वो अलजेब्रा की है। किसकी? अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे लास्ट के। आज हमारी 7वीं क्लास है अलजेब्रा की, जिसमें आज हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन। इससे पहले 6 क्लासेस हो गई हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए शानदार सा बैच ऑन ए प्रोग्रेस एसएससी आपके लिए चल रहा है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस क्रैश कोर्स विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें अलजेब्रा मैथ्स की क्लास का अलजेब्रा जो हर रोज दोपहर को 2 बजे क्लास आती है। और अभी देखो 2 बज चुका है। हर रोज दोपहर को 2 बजे क्लास आती है और अभी 2 बज चुका है। तो शुभम सिंह के साथ आप इस बार अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, और इसमें वैरायटी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ही मजा आएगा आप सभी को। पूरी शानदार सी क्लास होगी, अच्छे से सीखेंगे, मजे के साथ सीखेंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, रेखीय समीकरण होता क्या है। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं या अगर आप क्लास देख रहे हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह लाइक कर दो। देखो भाई, ये काम ना आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो। जैसी क्लास देखने आओ सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि बीच में आपको ये काम ना करना पड़े और आप आसानी से क्लास का एंजॉय कर सके। बात समझ में? और लाइक और शेयर आपको कर देना चाहिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है भैया। तो लीनियर इक्वेशन से हमारी शुरुआत है। लीनियर इक्वेशन भी आज हम सीखेंगे पार्ट 7 की क्लास में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं बोर्ड की तरफ, जहां पे हमें लीनियर इक्वेशन सीखना है। तो देखो भाई, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीख लिया है, जिसको कहा जाता है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण हमने सीख लिया है, क्यूबिक समीकरण हमने सीख लिया है। आज हमें रेखीय समीकरण सीखना है, लीनियर इक्वेशन, रेखा का समीकरण। और आपको पता है कि रेखा जब भी कभी खींची जाती है तो एक समतल आकृति पर खींची जाती है, जहां पे 2 लंबवत एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। इसी पे आपकी रेखा खींची जाती है। जब आप छोटे हुआ करते तो एक जमाने में याद होगा आपको कि ग्राफ मिला करता था। उस ग्राफ में कुछ इस प्रकार से बिंदु हुआ करते थे, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए जब आप इस तरह से रेखा खींचते थे तो इसका नाम दिया करते थे कि ये रेखा है 2x - 3y बराबर, ऐसे ऐसे नाम दिया करते थे। आप याद है ना? बस वही वाली क्लास है यहाँ पे, बस वही ग्राफ ही है यहाँ पे। बस ग्राफ की अगर बातें याद होगी तो समझ लो ये सवाल बहुत आसान हो जाने वाले हैं आपके लिए। बात समझ में? चलो जरा देखते हैं कि कैसे क्या है रेखीय समीकरण में। इसमें 2 रेखा जो होती है समतल पे खींची जाती है, और समतल पे 2 लंबवत एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस रेखीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूं। तो रेखीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका ax प्लस में by इक्वल्स टू में c, यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही है इसका भैया जो इसका मानक रूप है। अंग्रेजी पे ध्यान न देना, इंग्लिश गलत हो सकती है, मैथ का टीचर हूं, अंग्रेजी का नहीं। ठीक है ना? तो इसका मानक रूप है ax प्लस by बराबर में c। ax का मतलब ये x एक्सिस वाली जो यहां पे लाइन जाएगी उसका जो कोऑर्डिनेट है, जो उसका कोएफिशिएंट है वो a है, ये b है और ये c है। बात समझ में ना? चलिए, c जो होता है y अंतखंड, ये सारी बातें आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाऊंगा, अभी उतना नहीं जाना। अभी सिर्फ हमें अलजेब्रा की बात सीखनी। अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन से हमसे क्या पूछा जाना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन में ax प्लस में by बराबर में c, ये मान लेते हैं कि a1x 2 रेखा का समीकरण हमको दिया रहता है, जिस पे सवाल बनते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। मान लो पहली रेखा का समीकरण a1x प्लस में b1y बराबर में c1, और दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस में b2y बराबर में c2। ठीक है ना? ये 2 रेखाएं हैं, सपोज करिए 2 रेखीय समीकरण है जो इस तरह से आपको लिखी गई हैं। a1x प्लस में b1y बराबर में, ये लिखा हुआ है 2 रेखा का समीकरण आपको दिख रहा है।
ठीक है, ये दो रेखाओं का समीकरण है, a1x प्लस में b1y बराबर c1 और a2x प्लस में b2y बराबर में c2, ये दो रेखा का समीकरण। अब हमसे इन दोनों रेखाओं के बारे में 3-4 चीजें कहा जाता है। जो चीजें कहा जाता है उसमें पहला देखते हैं, केस नंबर 1, जो हमसे क्या कहा जाता है, मान लो इन रेखाओं के यूनिक हल हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है अद्वितीय हल या एकल हल, अद्वितीय हल या एकल हल, एकल हल होगा इनका, ठीक है। मतलब इन दोनों एकल हल कैसे होगा, जब ये दो रेखाएं किस तरह से होंगी, देखो जैसे मान लो ये रेखा है, ये आपका एक लंबवत एक्सिस होता है, दो रेखाएं जैसे मान लो यहां पे समझो, आपको समझाना पड़ेगा कि एकल हल कैसे होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को बस एक ही बिंदु पे ऐसे कट करेंगी, सपोज करिए कि एक रेखा ये वाली है a1x प्लस में b1y बराबर में c1 और दूसरी रेखा है a2x प्लस में b2y बराबर में c2, ये कैसा होगा, जैसे ये सर 2x प्लस में 3y बराबर में 5 या फिर 3x माइनस में 7y बराबर में 8, यही है, वही है जो यहां पे लिखा है, वही ये रेखाएं इस तरह से होती हैं, यही इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का, यही है रेखीय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब समझो ध्यान से, ये दोनों इस तरह से हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे आपको यहां पे दिख रही हैं। अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटती हैं, किसी एक ही बिंदु पर काटेंगी तो इसका एकल हल कहलाएगा, मतलब इसको कहेंगे कि ये एकल हल की कंडीशन है, ठीक है। तो सवाल में दोनों तरह की बातें कह सकता है, या तो आपसे यह भी कह सकता है कि दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पे काट रही हैं, अगर एक ही बिंदु पे काट रही हैं तो भी वो एकल हल की कंडीशन में आएगा, या फिर सवाल में लिखा रहेगा कि इस रेखा के यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी एकल हल ही होता है, ठीक है भैया। अब इसका मतलब, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। एकल हल के लिए आपको ये वाली कंडीशन दिमाग में रखनी है, एकल हल के लिए आपको ये वाली कंडीशन दिमाग में रखनी है भैया कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब उसका एकल हल होगा, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटेंगी, ये एकल हल की कंडीशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो केस होता है, केस नंबर 2, जो केस नंबर 2 होता है वो देखते हैं नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। एकल हल में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर काटती हैं, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वो एकल हल की कंडीशन है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वो एकल हल की कंडीशन है। दूसरा नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होगा और रेखाएं कैसी होंगी, देखो दो रेखाएं जब अपने आप को, देखो जब एक जगह काटेंगी तो एक हल होगा, कोई सॉल्यूशन का मतलब नहीं कि वो कहीं भी नहीं काटेंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, जल्दी बताओ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं भैया। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं तो वो दोनों रेखाओं को पैरेलल कहा जाता है। और इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है वो कुछ इस प्रकार से है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है, किसके लिए कंडीशन है भैया, ये कंडीशन है आपके नो सॉल्यूशन के लिए। मतलब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को पैरेलली काटती हैं तो उसके लिए ये कंडीशन बनता है। केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर जो 3 होता है इसमें क्या होता है, जरा देखो केस नंबर 3 क्या होता है। केस नंबर 3 में अनंत होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अनंत हल। जब इसके अनंत हल होते हैं, कितने हल होते हैं, जब इसके अनंत हल होते हैं भैया, अनंत हल,
जब अनंत हल की आप बात करते हैं, जब अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप बताओ रेखाओं की कंडीशन कैसी होगी। तो इनफाइनाइट देखो, जब एक जगह काटी तो एक हल हुआ, जब कहीं नहीं काटी तो कहीं भी नहीं हल हुआ। देखो, जब एक जगह काटी तो एक हल हुआ, जब एक भी जगह नहीं काटी तो कोई भी हल नहीं हुआ। और यहां पे अनंत सॉल्यूशन मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। जैसे मान लो एक दूसरे के ऊपर अगर दोनों रेखाएं हैं तो इसके अनंत हल होते हैं। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी भैया, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, कोइंसिडेंस होंगी, संपाती कोइंसिडेंस होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, तो उनके लिए अनंत सॉल्यूशन होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर हम बात करें कि इसके लिए कंडीशन क्या है अनंत सॉल्यूशन के लिए, तो आप कहेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, तब ये वाली कंडीशन बनती है अनंत सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आई? यही है पूरी कायनात, एकल हल या फिर कोई हल नहीं या फिर अनंत हल। ये तीन तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं लीनियर इक्वेशन से। ये तीन तरह की बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन तीनों बातों को मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस ये तीन कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो भैया। ये तीन दिमाग अगर आपके, ये तीन बातें आपके दिमाग में हैं तो फिर समझ लो कि आपका काम बन जाएगा। रेखीय समीकरण इससे बाहर नहीं जाता। यानी कि कैसे सवाल बनते हैं, अभी सवाल आपको दिखाने वाला हूं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि कैसे सवाल आते हैं या किस तरह का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ समझ में आएगा। पहले ये चीजें समझो। देखो, अगर दो रेखाएं की समीकरण, एक ये, दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है, और अगर आपसे कहे कि दोनों रेखाओं का यूनिक सॉल्यूशन है या फिर आपसे कहे कि दोनों रेखाओं का एकल हल है, तो वो कब संभव होगा? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब यह संभव होगा। या फिर आपसे यह कह सकता है कि एकल हल है, या तो आपसे यह कहे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे भी यही कंडीशन होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे भी यही वाली कंडीशन हमें लगानी होगी। तो या तो सवाल हमसे अगर अलजेब्रा से बनता है तो डायरेक्ट हमसे यह वाली बात पूछ लेगा, और अगर सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाना चाहता है तो हमसे यह वाली बात पूछ सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। वैसे अलजेब्रा ही आपके सिलेबस में है तो यहीं से सवाल बनने के चांसेस है। बात समझ में? अब यहां से आते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं की बात करते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तब क्या करते हैं? कोई हल कब नहीं होगा? जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं जब समांतर होंगी, जब पैरेलल होंगी। जैसे ये L है, ये M है, अगर L पैरेलल M है तो इस तरह की सलाहों के लिए कोई भी हल नहीं होता। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। बात समझ में? उनका कोई भी हल नहीं होता। और वो कंडीशन कब होती है? जब ये a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर हो, परंतु c1/c2 के बराबर ना हो। ये तब होता है। तीसरा एक और कंडीशन होता है, रेखाओं के अनंत हल संभव। यही तीन कंडीशन की रेखाएं होती हैं। अगर दो रेखाओं की बात करेंगे, रेखीय समीकरण दो की बात करेंगे, तो तीन तरह की होती है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। आप सोचो, या तो बहुत करेंगी तो एक जगह काटेंगी, या तो बहुत करेंगी कहीं कटवे नहीं करेंगी, या तो बहुत करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर पूरा काटते काटते ही चली जाएंगी, दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। यही बस हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि रेखा दो जगह काटेगी, कभी ऐसा संभव है? रेखा हमेशा सीधी होती है। सीधी रेखा एक बार यहां काटी, फिर मुड़ के आई यहां काट दी। अरे ऐसा तुम्हारे सिर्फ सोच में हो सकता है। ऐसा नहीं कि रेखाओं को तुम 2-3 बार घुमा दो। रेखाएं हमेशा सीधी होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। रेखीय समीकरण हमेशा स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो उनकी ये तीन कंडीशन ही बस बनती हैं। बात समझ में आ रही है? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है कहानी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कहानी आपको समझा देता हूं भैया। कंडीशन इसके लिए जो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको सवाल में दे सकता है, या फिर कह सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। बात समझ में? बस इतनी सी कहानी है। इसको अगर दिमाग में आपने रख लिया, लीनियर इक्वेशन की अगर इतनी सी बात को अगर आपने अपने दिमाग में डाल लिया है भैया, तो फिर आपको लीनियर इक्वेशन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हम चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और आखिर जो सर पढ़ा रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो हम सवालों की तरफ चलते हैं कि किस किस तरह के सवाल आते हैं। जाग जाओ भाई, इनको तो पता है जगाना पड़ता है ऐसे ठोक के, है ना? देखो आ गया। बात समझ में आ रही है? चलो
आरआरबी एनटीपीसी अलजेब्रा। अगर आप चाहते कि हमारे सवालों का पीडीएफ आपको मिले, आप हमारा इस स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी विजिट करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। यदि समीकरण, एक समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है, का कोई हल संभव नहीं है, तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा। और एग्जाम देखो, आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 में ये सवाल आया था भैया। 18 में मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी जैसे एग्जाम में, अभी एनटीपीसी में भी आया है, अभी दिखाऊंगा सवाल। इससे पहले जो एनटीपीसी 2016-17 वाली हुई थी उसमें भी आया है। चलो देखते हैं। अच्छा बताओ, कोई हल नहीं है, सवाल की कंडीशन क्या दिया है, कोई हल नहीं है, ठीक है ना, कोई हल नहीं है। अब यहां से देखो, दो रेखाएं दी हैं, 14x प्लस में 8y, ये जो 5 है हम चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, तो बराबर में माइनस में 5 हो जाएगा। और ये है 21x माइनस में ky बराबर में, ये 7 को उधर लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर आप इसको कॉपी करेंगे, जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है कि इसको a1x प्लस में b1y बराबर में c1 और ये a2x प्लस में b2y बराबर में c2, अगर इससे कंपैरिजन कर देते हैं, अगर आप इससे कंपैरिजन कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कैसे देखो, a1 बराबर कितना है 14, a1 बराबर 14 है, और b1 बराबर कितना है, आप देखो b1 बराबर कितना है तो 8 है, प्लस में 8 है तो 8 है। c1 बराबर कितना है, c1 बराबर माइनस में 5 है तो माइनस में 5 है। a2 बराबर बताओ कितना है, a2 बराबर 21 है तो 21 है। और b2 बराबर कितना है, b2 इसके पास है, b2 बराबर माइनस में k है। और c2 बराबर कितना है, तो c2 बराबर 7 है। आपने तीनों देख लिया, ठीक है भैया, तीनों देख लिया है। अब आपको इसको याद करना है कि सर ने इसके बारे में बताया है क्या, कोई हल संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कि रेखाएं पैरेलल हैं, रेखाएं समांतर हैं। और इसके लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, तो अभी तो बताया था कि a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2, ये कंडीशन होती है इसके लिए। अभी सिखाया था ना ये कहानी आपको, बस वही वाला नियम लगा दो। यहां पे a1 कितना है, a1 देखो है 14, यानी यहां रख दो 14 डिवाइड बाई a2 कितना है, a2 है 21, तो यहां रख दो 21। ठीक है भैया, एक मिनट में मोबाइल जरा चार्ज में लगा देता हूं, बहुत चार्ज नहीं है एकदम, थोड़ा भी। ठीक है भैया, चलो अब यहां से देखो 14 बटे 21 हो गया, ये a1 बटे a2 हो गया, बराबर में b1 कितना है, b1 है 8, और b2 कितना है, b2 है माइनस में k डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। आपको सिर्फ k का मान चाहिए, आपको सिर्फ k का मान चाहिए, तो इधर वाली चीज लिखो या ना लिखो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। c1 कितना है, c1 है माइनस में 5 बटे में 7, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। आपका k का मान तो बस यहीं से निकल जाएगा, आपका k का मान तो बस यहीं से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा तो यहीं से निकाल लो। बताओ 14 बटे 21 को 7 से काट देंगे 2, 7 से काट देंगे 3, यानी कि ये हो गया 2 बटे में 3 बराबर में 8 बटे में माइनस में k, यही आ गया ना। अब इसको काट दो, देखो कट रहा है तो काट दो, 2 ने काट दिया इसको 4 बार में, और k का गुणा इधर हुआ तो माइनस में k बराबर 4 तिहाई 12, यानी k का मान कितना आ गया, माइनस में 12। k का मान कितना आ गया, माइनस में 12 आ गया भैया, माइनस में 12 इसका आंसर बन गया। बात समझ में आ रही है, माइनस में 12 बन गया। यानी कि ये जो हमारा सवाल है ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, अभी बेसिक सवाल है, इसलिए बहुत समय लग रहा है आपको समझाने में, आपको बताने में। जब इसको अभी आप लगाएंगे, ढेर सारे सवाल अभी आपके सामने ओपन होने वाले हैं, जब इनको लगाएंगे तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो ये एक समीकरण दिया है और एक ये समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण के बारे में लिखा है कि कोई हल नहीं है, आपसे लिखा है कि कोई हल नहीं है। अगर सवाल में कह दिया कि कोई हल नहीं है, पहले आपको इससे कंपैरिजन करना होगा a1 बटे a2, और ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं, एकदम इजी है, इसमें कोई चीज दिक्कत की है नहीं बात। ये तो आपके लिए बस फर्जी की बात है कि इतना आपको निकालना पड़ रहा है, ये आप आसानी से सवाल को देखते ही बता देंगे कि अच्छा ये 14 है, इसका 21 है, इसका 8 है, इसका माइनस k है, इसका माइनस 5 है, इसका 7 है, ये आप डायरेक्ट कर
कर देते हैं। तो इतनी बात तो आपको करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली बात दिमाग में रखनी है और इतना आपको सॉल्व करना है, बस इतना ही काम करना है। नो सॉल्यूशन के लिए, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन आपको मैंने बताया है, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और यहां से डज नॉट इक्वल टू का कोई काम ही नहीं है तो इसका कोई काम नहीं, इसके कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां इसका इस्तेमाल नहीं होता वहां पे अगर सवाल में इस्तेमाल की बात करता तो इस्तेमाल करते, अभी आगे सवाल आएगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि उसका मतलब क्या है, लेकिन अभी इस सवाल में मतलब नहीं है तो आगे बताऊंगा। ठीक है भैया, तो यहां से k का मान आ जाएगा -12, बस यही है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में चांसेस है कि ऐसे सवाल आए, तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अगर सवाल अच्छा लग रहा है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, और भी लोगों को बुलाओ, बहुत कम लोग रहते हैं वॉचिंग में, अच्छा नहीं लगता देखने में, और लोगों को बुलाओगे मजा आएगा और अच्छे से क्लास चलेगी और इंटरेस्टिंग और भी मजेदार सी क्लास होगी। बात समझ में? तो एक बार वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, और जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो वीडियो को ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, के की किस मान के लिए क्या कहा है देखते हैं। के किस मान के लिए ऐसी बात कहा है, ऐसी बात कहा है, दो समीकरण दिए कि अनेक हल हैं। देखो 2x प्लस में 3y और ये जो 5 है उसको उधर लेके जाओ तो प्लस में 5, इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, चूंकि आपने उधर का पढ़ा इसलिए ज्यादातर उधर ही रखा करो। ky बराबर में ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसमें कहानी में ट्विस्ट है, आपसे कहा है कि अनेक हल हैं और मैंने आपको अनेक हल तो पढ़ाया नहीं, मैंने आपको अनेक हल नहीं पढ़ाया, मैंने आपको अनंत हल पढ़ाया। अब आप कहोगे गुरुजी आपने अनंत हल पढ़ाया और यहां अनेक हल आ गया, तो इतने तो तुम समझदार हो ही कि अनेक हल और अनंत हल में क्या फर्क है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है और ये मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यही आपको मैंने बताया है। ठीक है भैया, अब इसको जरा देखो ध्यान से कि a1/a2 है कितना। a1/a2 देखो यहां पे ये तीनों बराबर है, आप चाहो तो किसी भी दो का मान लेके, आप चाहो तो इन दोनों का मान लेके सॉल्व कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इन दोनों का मान लेके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि k बीच में है। ठीक है ना, तो आप दोनों में से किसी को लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो a1 कितना है तो आप कहोगे 2, a2 कितना है तो आप कहोगे 4, 2/4 बराबर b1 कितना है, यहां पे क्या है प्लस है ना, ये बराबर नहीं है, यहां प्लस है। ठीक है, b1 कितना है तो आप कहेंगे 3 और b2 कितना है तो आप कहेंगे k बराबर में c1 कितना है तो आप कहेंगे 5, इसका कितना कहेंगे 10। तो आप इधर से सॉल्व करो। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, या तो आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो, या तो आप चाहो तो इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी देखो 5 1/2 आएगा और यहां भी 1/2 ही आएगा, तो दोनों तरफ रेशियो तो सेम ही बननी है। तो जैसे मान लो आपने इसको ले लिया 2/4 बराबर में 3/k आपने ले लिया, अब इसने इसको काट दिया, देखो 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, यानी कि कितना आ गया 1/2 बराबर में 3/k उधर जाएगा 3 इधर जाएगा, यानी k का मान कितना आ जाएगा 6 बन जाएगा भैया, k का मान 6 बन जाएगा। इसका आंसर आ गया 6। बात समझ में आ रही है? एकदम शानदार सा सवाल है भैया, ऐसे ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आई? अभी आपने देखा कि अभी पिछला सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आया था। अगला देखो, यहां पे सवाल में कहा कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है भैया, अद्वितीय हल है। देखो 6x माइनस में 2y बराबर में 3 और kx माइनस में y इक्वल्स टू में 2 के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब अनेक हल होता है। सॉरी अद्वितीय हल, देखो द्वितीय का मतलब होता है दो, अद्वितीय का मतलब दो ना हो, यानी कि सिंगल, यूनिक। अद्वितीय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। इसके यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर अद्वितीय को आप कह सकते हैं कि इसके एकल हल है। क्या है भैया? एकल हल है। अब एकल हल यानी कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल को ही कहा जाता है एकल हल, एकल हल, या फिर इसी को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। तीनों नाम हैं, तीनों नाम जानते रहो। ठीक है ना भैया, ये तीनों बातें एक ही हैं।
ठीक है, इसके अद्वितीय हल या एकल हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन, तीनों बातें एक ही हैं। अब आपसे क्या कहा है कि इसके अद्वितीय हल हैं, यूनिक हल हैं। यूनिक हल है इसका मतलब उसके लिए कंडीशन क्या है, तो a1 बटे a2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यही कंडीशन सिखाया ना अद्वितीय हल के लिए, यही कंडीशन आपको मैंने बताया है। बताइए, यही बताया ना आपके लिए। अब a1 कितना है, तो 6 बटे k डज नॉट इक्वल टू -2 बटे माइनस में इसका मान माइनस में 1। कंडीशन आपने यहां से तुलना किया, देखो इसका माइनस x प्लस बी वाई होता है ना, तो ये -2 आएगा और ये -1 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 ने इसको काट दिया 3 बार में, यानी कि 3 बटे k डज नॉट इक्वल टू 1 बटे 1, यानी कि यहां से आप कहोगे k का मान, k उधर जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 3, k का मान 3 नहीं हो सकता। बात समझ में? अब यहां पे समझो कि इसका मतलब क्या है कि k का मान 3 नहीं हो सकता। भैया अगर आपने k का मान 3 रख दिया, अगर आपने k का मान 3 रख दिया तो ये अद्वितीय हल होगा ही नहीं, फिर ये कोई और हल हो जाएगा। हो सकता है कि इनफाइनाइट हो जाए, हो सकता है कि कोई हल ना हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। मतलब k का मान 3 नहीं रख सकते, बाकी तुम जो चाहे वो रख दो, जो चाहे वो रखो, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर k का मान आपने 3 रख दिया तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसके लिए आंसर कौन सा होगा, k डज नॉट इक्वल टू 3, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। बात समझ में आई? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं भैया। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो फटाफट, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। 2 बजे ऑन द टाइम आ जाया करो, 2 बजे क्लास चलती है। अगला देखो, k के किस मान के लिए 5x प्लस 2y बराबर में 3 तथा इसके लिए असंगत निकाय है, असंगत निकाय 5x प्लस में 2y बराबर में 3। नाम अजीब अजीब देता है रेलवे, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है भैया। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसी टाइप के सवाल हर एग्जाम में बनते हैं भैया, ठीक है भैया। अब यहां पे असंगत हल, असंगत हल का मतलब क्या हुआ, असंगत, संगत मतलब मिल मिलाप होता है, असंगत मतलब मिल मिलाप ना हो, मतलब एक भी हल ना हो। मतलब असंगत का मतलब क्या हो गया, देखो हिंदी जो है ना वो बड़ी प्यारी चीज है। असंगत का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ये, कोई हल नहीं, यही है इसका मतलब, कोई हल नहीं, इसका मतलब यही है। बात समझ में आई? अब जो सवाल है उसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, यही होती है ना। आगे जो भी होता है डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, कभी नहीं होता इवन, ठीक है ना भैया। चलो अब इसका देखो, a1 कितना है 5 बटे में, a2 कितना है 1 बराबर, b1 कितना है 2 बटे में, b2 कितना है k। यहाँ से k का मान आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, k का मान आ जाएगा, k इधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, यानी कि 2 बटे में 5। k का मान कितना आ गया, 2 बटे में 5 भैया, 2 बटे में 5 k का मान आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा 2 बटे में 5। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित दिए गए समीकरण को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सवाल बना था आरआरबी चेन्नई में, चेन्नई के एग्जाम में सवाल बना था कि kx माइनस में y बराबर में 2। आपको पता है कि रेलवे जो एग्जाम है वो अक्सर अपने एग्जाम को रिपीट करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है भैया कि वो हमेशा अपने एग्जाम को रिपीट करती है, ठीक है भैया। अब ये दे दिया है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2, यही होता है ना। डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है, वो बात की बात है। कब, जब नो सॉल्यूशन हो, जब नो सॉल्यूशन हो तो यही कहानी होती है इसके लिए, जब नो सॉल्यूशन हो तो यही कहानी होती है। अब a1 कितना है तो आप कहेंगे k बटे में 6 इक्वल्स टू, ये कितना है -1 बटे में माइनस में 2, और इसकी लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस कट गया, इसने इसको काट दिया 3 बार में, देखो तो k का मान कितना आ गया, k इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, k का मान 3 आ गया। k का मान कितना आ जाएगा भैया, प्लस में 3, प्लस में 3 आया, आंसर पहला वाला सही है इसका आंसर, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन का सवाल है, पहला सवाल इसका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो उसी एग्जाम में 2 सवाल आए थे बैक टू बैक। निम्नलिखित दिए गए समीकरण को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। kx माइनस वाई बराबर 2,
kx माइनस वाई बराबर में 2 और 6x माइनस में 2y बराबर में 3। आपसे बोला है कि k का मान क्या होगा जबकि समीकरण के अनेक अपरिमित हल हैं। अपरिमित हल हैं तो k का मान क्या होगा? चलो यहां से देखो, अपरिमित अनेक हल, अपरिमित अनेक हल, अपरिमित अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भैया। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 इक्वल्स टू c1 बटे c2। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। a1 कितना है तो आप कहेंगे सर k बटे में, a2 कितना है तो 6 बराबर में, b1 कितना है तो माइनस में 1 बटे में माइनस में 2 और c1 कितना है 2 बटे में 3। आप देखो यहां से मुझे एक बात बता दो बस मुझे कि क्या एक ये मान लो कट गया तो 1 बटे 2 और 2 बटे 3 ये बराबर दिख रहे हैं? बराबर नहीं दिख रहे हैं। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं दिख रहे तो फिर k का मान निकालोगे कैसे? इसको लेके निकालोगे कि इसको लेके निकालोगे? यानी कि यहां से k का मान निकलेगा ही नहीं। यानी ऑप्शन कौन सा है? 0 नहीं हो सकता, प्लस माइनस 3। k एक ऐसा मान, k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए समीकरण के अनेक अपरिमित हल होंगे। बिल्कुल सही बात है, सी वाला इसका आंसर सही होगा। क्यों भैया? देखो यहां से k के दो मान निकलेंगे। अगर आप इस वाले इक्वेशन को लेते हो तो k का मान यहां से 3 आ जाएगा और इस वाले इक्वेशन के लिखते हो तो k का मान 4 आ जाएगा। बात समझ में? और ऐसा नहीं होता है, इसकी भी तो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। ये रेशियो कहां इक्वल है? ये 1/2 है और ये 2/3 है। ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए ये परिमित हल की कंडीशन तो है ही नहीं, इसमें अपरिमित हल की कंडीशन नहीं बन सकती। इसलिए इसका आंसर कौन सा है? सी वाला सही है। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब देखो, अब कुछ इस तरह के भी सवाल बन जाते हैं कि आपको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि हल करो। जैसे ये सवाल बन गया 4x माइनस में 3y बराबर में 7 और यहां से दूसरा जो बना है वो क्या बना है? दूसरा क्या बना है? 7x प्लस में 5y बराबर में 2। आपको कहा है हल कीजिए और x और y के मान आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। बिल्कुल आसान है समीकरण को हल करना। हमने 5वीं 6ठी 7वीं क्लास से सीखा है, 8वीं 9वीं क्लास में, और अब 12वीं तो पास होने के बाद तो बच्चा एकदम ब्रिलियंट हो जाता है इसको करने में। ठीक है भैया? यानी कि जब ये काम आपको करना है तो करना क्या? दिए गए समीकरण को आप हल कीजिए, ऐसा आपसे कहा है। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। देखो आपको x और y दोनों का मान चाहिए, तो आप एक काम करो, या तो पहले y को कैंसिल करो या तो पहले x को कैंसिल करो। हम इस y को और इस y को इक्वल कर देते हैं। यहाँ 5y है, यहाँ 3y है। 3 और 5 का लसा 15, यानी मैं इसको चाहता हूं 15 हो जाए, ये भी चाहता हूं 15 हो जाए। अगर 15 हो जाए तो ऊपर वाले में 5 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले में 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखो इस 3 का गुणा इसमें और इस 5 का गुणा इसमें, तब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? अब ऊपर वाले में 5 का गुणा करो तो 5 चौको 20x माइनस में 3 पचे 15y बराबर में 7 पचे 35। इसमें 3 का गुणा करो, 7 तिरिके 21x और प्लस में 3 पचे 15y बराबर में 3 दूनी के 6। इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ोगे तो 21 और 20 मिलके 41x हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 35 6 मिलके 41, यानी 41 से 41 कट गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। x का मान कितना आ गया भैया? 1 आ गया। x का मान आपने 1 निकाल लिया। अब x का मान जब 1 निकाल लिया तो y का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला भी इक्वेशन है और एक ये वाला भी इक्वेशन है। दोनों में किसी का भी x का मान रखो, आपका मान आ जाएगा। देखो जैसे 4x माइनस में 3y बराबर में 7 ये दिया हुआ है, इसमें x बराबर 1 रखो। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, x बराबर 1 रखने पर अगर x का मान 1 रखोगे तो ये 4 गुणे में 1 हो जाएगा, x की जगह 1 और माइनस में 3y बराबर में 7। ये 4 इधर जाके घट जाएगा, माइनस में 3y बराबर में 4 घटा तो 3, 3 से 3 कट गया, यानी y बराबर माइनस में 1, क्योंकि यहां पे माइनस y था तो y का मान -1 आ गया। यानी x का मान 1, y का मान -1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन नंबर डी सही है। x का मान 1, y का मान -1। ऐसे सवाल भी बनते हैं एग्जाम में।
बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल भी बन जाते हैं, आपको डायरेक्टली कह देगा कि हल करिए और फिर आपको हल करने आना चाहिए। जैसे देखो ये सवाल बना हुआ एग्जाम में और आपको डायरेक्टली पूछ दिया है ऐसी बात। लेकिन ये सवाल तो काफी आसान है। रेलवे ने एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है, 18 अप्रैल 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट पाली में सवाल आया था, क्या है 7x माइनस में 5y बराबर में 13 और 2x माइनस में 7y बराबर में 26। आपसे डायरेक्टली पूछा है कि 5x प्लस में 2y का मान बताओ। 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और 5 में से 7 गया तो 2 बचेगा। मतलब आप सिर्फ इनको घटा दो और आपका काम हो जाएगा घटाने पर, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले सॉल्व करो फिर आंसर निकालो। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट इनको घटा दो। इसको घटाओगे, बताओ जब आप घटाओगे तो सभी के सिंबल बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बताओ 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5x बचा। ये माइनस है प्लस है, प्लस 7 में है और माइनस 5 में है, यानी प्लस वाला 7 बड़ा है। 7 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस में 2y आ जाएगा, बराबर में 13 में से 26 जाएगा तो माइनस में 13 आ जाएगा। 5x प्लस 2y का मान पूछा था, 5x और 2y का मान माइनस में 13 आ गया, यानी इसका आंसर माइनस में 13 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसी तरह के सवाल आपसे रेलवे पूछता है एग्जाम में, और कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है भैया। तो होप कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं आज की क्लास में, बहुत सारे सवाल हैं। देखो अगला देखो, 3 कुर्सी तथा 2 ट्यूब का मूल्य 1200 रुपया है। 3 चेयर प्लस में 2 ट्यूब का मूल्य कितना है, 1200 रुपया, ठीक है। 5 कुर्सी 5 चेयर प्लस में 3 ट्यूब का मूल्य कितना है, 1900 रुपया। आपसे पूछा है 2 कुर्सी और 2 ट्यूब का मूल्य कितना होगा। अरे भाई ये इक्वेशन का सवाल है। आपको लग रहा है कि ये तो जैसे लग रहा है कोई ऐसा वैसा सवाल है, बट ये तो इक्वेशन का सवाल है। ऐसे इक्वेशन अर्थमेटिक में भी बन जाते हैं, बात समझ में। अब हमें फिर से निकालना है। देखो यहां 2 है, यहां 3 है। मैं चाहता हूं दोनों इसमें 3 का गुणा कर दो ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दो, गुणा कर दो। अब बताओ 3 का गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 चेयर प्लस में 3 दूनी के 6 टेबल बराबर में 12 तिहाई 3600 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 दूनी के 10 चेयर प्लस में तो 2 तिहाई में 6 टेबल बराबर में 19 दूनी के 3800, ठीक है भैया। इन दोनों को क्या करो, घटा दो। घटाने पर इनको घटा दो भैया, इनको घटा दो। जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 9 चेयर में से 10 चेयर गया तो माइनस में चेयर बचा, 60 में से प्लस 60 गया तो कैंसिल हो गया, और यहां पे इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 200 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1 चेयर का दाम 200 रुपया आ गया। 1 चेयर का दाम कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। अब इस चेयर का दाम कहीं भी रख दो, 2 आपके पास इक्वेशन पड़े हुए हैं, यानी कि 3c प्लस में 2t बराबर में 1200 इक्वेशन आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, c बराबर 200 रखने पर। ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही आप सॉल्व करते हो चीजों को। तो c बराबर 200 रखने पर, c बराबर 200 रखोगे तो 3 गुणे में 200 प्लस में 2t बराबर में 1200, ठीक है। अब बताओ ये 600 इधर जाके घट जाएगा, 2t बराबर में कितना आएगा, 600। यानी यहां से आप कहेंगे कि t बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 300 रुपया, यानी एक टेबल का दाम आ गया कितना, 300 रुपया। आपसे किसका दाम पूछा है, आप देखो आपसे किसका दाम पूछा है, 2 कुर्सी और 2 ट्यूब का, यानी कि 2 चेयर प्लस में 2 ट्यूब का दाम आपसे पूछा है। 2 चेयर प्लस में 2 ट्यूब का दाम, 2 चेयर का दाम कितना है, 2 गुणे में चेयर का दाम कितना है, चेयर का दाम देखो 200 रुपया है, तो 2 गुणे में 200 प्लस में 2 गुणे में टेबल का दाम कितना है, 300 रुपया, तो 2 गुणे में 300, ये कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 600, 400 में 600 जोड़ देंगे तो 1000 रुपया इसका आंसर बन जाएगा। 1000 रुपया इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, 1000 रुपया आंसर बन गया।
बात समझ में आई? तो ऐसे सवाल भी आपसे बन जाते हैं। ये आपको देख के लगेगा कि अर्थमेटिक का सवाल है, लेकिन ये पूरा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो जिसमें आपको दो इक्वेशन देके सॉल्व करने के लिए कहा गया और आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखो, इस तरह के भी सवाल हमने देखा कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में काफी परेशान किया था बच्चों को। ठीक है, अलजेब्रा के एक अलग पैटर्न का सवाल है, ऐसी नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्या कहा है? निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। इसमें कथन क्या है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। कब? कथन नंबर 1, जब आपको दिया हो 1/x प्लस में 1/9 बराबर में 1/27, या फिर a स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर, ऐसा दिया हो। दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि इसमें कौन से इक्वेशन से x का मान निकाला जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन में तो कहीं भी x है ही नहीं, तो इस इक्वेशन का काम क्या है? और पहले इक्वेशन से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/x बराबर 1/27 माइनस में 1/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, आपसे सिर्फ यही पूछा था कि किस वाले इक्वेशन से x का मान निकाला जा सकता है। आप देखो इस वाले इक्वेशन में तो x का कोई रोल ही नहीं है, यानी इसमें x का कोई काम नहीं है, और इस इक्वेशन का आप इस्तेमाल करके x का मान निकाल सकते हैं। यानी कि इसके लिए केवल कथन एक पर्याप्त है, यानी कि कथन एक पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी वाला इज द राइट आंसर। कथन एक ही पर्याप्त है और दूसरे कथन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कथन एक पर्याप्त है। एकदम आसान है, ऐसे सवाल बने हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। जैसे एक और देखो, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बना है। आपको दिया गया निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करो, निर्णय लें प्रथम प्रश्न के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। इस बार आपको z का मान निकालना है और आपके पास दो इक्वेशन है, a प्लस जेड बराबर में 19 और z प्लस p बराबर में 12। अच्छा एक बात बताओ, कैसे निकालोगे z का मान? क्योंकि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करते हो तो a माइनस पी बराबर में 7 आ जाएगा, और इसमें आप इसको घटाओगे डायरेक्ट, तो a माइनस पी, अब a और p दो वेरिएबल हैं जिसमें किसी का मान नहीं पता है, तो z का मान तो इसमें भी है, z का मान तो इसमें भी है, लेकिन क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके z का मान निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। आप या पहला इक्वेशन लिखो या दूसरा इक्वेशन लिखो, दोनों इक्वेशन से z का मान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि या तो हमें a चाहिए या तो हमें p चाहिए। a और p में से किसी एक का मान पता होता तो हम दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके z का मान निकाल लेते। बात समझ में आई? लेकिन आपको नहीं पता है, इसलिए न तो कथन एक पर्याप्त है न ही कथन दो पर्याप्त है, यानी इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? न तो कथन एक पर्याप्त है न तो कथन बी पर्याप्त है। तो इस तरह की बातें भी आपको दिमाग में रखनी है। अगला देखो, अब एक इस पैटर्न का सवाल आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों को परेशान करता है और काफी इंटरेस्टिंग है, मजा भी आता है इस तरह के पैटर्न के सवाल को देख के, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये टॉपिक। देखो लीनियर इक्वेशन हो गया खत्म, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन के बाद कुछ हमें अलग तरह के, देखो हमें अलजेब्रा बहुत सारी पढ़नी है। मैं आपको डेली 20-25 सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं, पिछले 7 दिन से क्लास चल रही है, यानी कि अगर 20-25 सवालों की सीरीज आप माने तो 25-70 लगभग 150 सवाल आप पढ़ चुके हैं अब तक। लगभग अलजेब्रा में आप 150 सवाल पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको अंदाजा भी नहीं लगा कि आपने 150 सवाल कब लगा लिए। और वैरायटी में 150 टाइप के ढेरों सारी वैरायटी, जैसे टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन में देखो ये दूसरे टाइप का सवाल आ गया। तो ऐसे हमें अलजेब्रा के बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब सुनो, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, मान लो ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ऐसा मान लो लिखा है, या फिर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। अगर मान लो ऐसा लिखा है तो आप बताओ x और y का क्या मान रख सकते हो? आप x और y की जगह पे आप क्या रख सकते हो? x का मान आप क्या रख दो या y का मान आप क्या रख दो, जिससे दोनों का स्क्वायर करें तो 0 आ जाए। आप बहुत सोच विचार किए, आपको ना x का मान मिला ना आपको y का मान मिला, कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करके, दो नंबर का स्क्वायर करके जोड़े और आंसर 0 आए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, इकलौता केवल एक नंबर है 0 0। यानी x का मान आपको 0 रखना पड़ेगा और y का मान भी आपको 0 रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है।
तभी क्या है, ये पॉसिबल है। अब उसी तरह से यहां पे अगर 3-3 टर्म हो या 4-4 टर्म हो या 5-5 टर्म हो, कितने भी टर्म हो, हमेशा इस कंडीशन में x का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा, और z का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि और कोई मान यहां पे रखा ही नहीं सकता है और कोई मान इनकी जगह ले ही नहीं सकता है। तो जब भी कभी दो नंबर का स्क्वायर करके उसका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों आंसर फिक्स है कि 0 आने चाहिए। वो दोनों आंसर क्या है, फिक्स है कि 0 ही आने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर दोनों आंसर 0 आने चाहिए तो कैसे आना चाहिए और क्या आना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझो। जैसे यहां पे जो सवाल दिया है a-1 का होल स्क्वायर प्लस में b-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 दिया है, ये भी तो कहीं ना कहीं उसी जैसा है। इसको x स्क्वायर मान लें, इसको y स्क्वायर मान लें तो बराबर में 0 है, उसी के जैसा तो है। तो इस कंडीशन में x का मान कितना होता है, आप बताओ। x का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, तो उसी तरह से जो इतना टर्म है इसका मान 0 होगा, यानी कि a-1 का मान 0 होगा और यहां से b-2 का मान 0 होगा। बात समझ में आई? पूरे की जगह का मान 0 होना चाहिए, पूरे की जगह का मान 0 होना चाहिए। यानी यहां से बताओ a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां से बताओ b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a और b का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, a प्लस b का मान बताओ। a प्लस b का मान आसानी से निकाल सकते हैं आप, 1 प्लस 2 मिलके 3 बन जाएगा a प्लस b का मान। ऐसे सवाल भी अगर एग्जाम में बने तो आप कर सकते हैं। 3 बन गया इसका आंसर। बात समझ में आई? कितना बन गया, 3 बन गया भाई। आपने आंसर निकाल लिया, 3 बन गया, एकदम आसान से कॉन्सेप्ट से आपने निकाला। बात समझ में आई? जब ऐसा कभी भी दे, कभी भी स्क्वायर दे, 2 या 3 या 4 जितने भी स्क्वायर दे, उसमें हमेशा उनका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रही ना? जैसे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे यहां पे 3 नंबर दिए हुए हैं, a-1 का स्क्वायर प्लस में b-2 का स्क्वायर प्लस में c-3 का स्क्वायर बराबर में 0 लिखा है। अब इस कंडीशन में भी तो इसका मान 0 होगा, यानी कि यहां से कहोगे a-1 बराबर 0, यहां से कहोगे b-2 बराबर 0 और यहां से कहोगे c-3 बराबर में 0। कह सकते हो आसानी से, आपने तीनों को 0 बना दिया। यहां से a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। आपसे किसका मान पूछा है, a प्लस b प्लस c का मान, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 मिलके 6, a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा एक बात है, ये 2 सवाल देख के काफी मजा आया होगा कि अरे सर इतने आसान आसान सवाल है तो मजा दे देते हैं हमको एकदम, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस सवाल में तो और भी मजा आएगा। आप डायरेक्टली कहो भैया, यहां से देखो a प्लस 1 बराबर 0, यानी a का मान कितना आ गया, माइनस में 1, b प्लस 2 बराबर 0, यानी b का मान कितना आ गया, माइनस में 2, c प्लस 3 बराबर 0, यानी c का मान आ गया माइनस में 3, और यहां से d का मान आ गया माइनस में 4। आपने सबका मान निकाल लिया। आपसे क्या पूछा है, a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d का मान पूछ दिया है। अरे एकदम आसान, -1 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 आ गया आंसर। है गड़बड़ हो गया? अच्छा -10 नीचे दिया है। अच्छा मैं तो ऊपर ही 10 बार के सोच रहा हूं कि कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं हो गया, यानी कि इसका आंसर -10 आ जाएगा। आपने कर लिया भैया, आपने कर लिया। अब देखो अगला सवाल में भी तुम्हें मजा आना चाहिए था। बताओ अगले सवाल में मजा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना तो चाहिए था मजा, लेकिन आ नहीं रहा है क्योंकि सवाल बदल गया। क्या वैसा नहीं अब लग रहा है ऐसा? देखो वैसा ही है, सेम टू सेम, बस समझने की हेरा फेरी है। देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 6b प्लस में 13 बराबर में 0 दिया है। अब यहां से समझो, इसको कुछ बनाते हैं। जैसे a स्क्वायर ले लिया, इसके साथ ये 4a ले लो, प्लस में 4a ले लो, प्लस में इसमें से 4 ले लो तो प्लस में 4 ले लिया, प्लस में ये b स्क्वायर ले लो, प्लस में 6 भी ले लो, और कितना बचा था, 4 आपने ले लिया, यानी 9 बचा हुआ है, 9 आपने ले लिया, बराबर में 0 तो है। अब यहां से देखो जरा, जो इतनी टर्म लिखी है
और जो इतनी टर्म लिखी है ये कुछ ना कुछ तो हमें शो कर रही है। अच्छा, हमने कुछ किया नहीं है अब तक, आप देखो हमने अभी तक कुछ नहीं किया। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 6b प्लस में 13 था। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 6b प्लस में 13 था, जिसमें से ए स्क्वायर यहां है, बी स्क्वायर यहां है, 4a यहां है, 6b यहां है, 13 में से 4 यहां है और बाकी 9 बचा जो यहां है। बाकी हमने कुछ किया नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसी को लेफ्ट राइट किया है। ठीक है ना, सिर्फ उसी को हमने लेफ्ट राइट किया और कुछ भी नहीं किया है। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में b। इसको ध्यान से देखोगे आप तो ये ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में 2 है प्लस में 2 का स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में b इंटू में 3 दिख रहा है प्लस में 3 का स्क्वायर दिख रहा है बराबर में 0। यानी कि ये किसके फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको जो यहां पे नजर आ रहे हैं? ये किसके नजर आ रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये a प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है और प्लस में ये b प्लस 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है बराबर में 0। अब बताओ अब मजा आएगा कि नहीं? इसको देखने के बाद तो मजा आ जाएगा। आप कहोगे ओहो हो a प्लस 2 बराबर 0 है, यानी a प्लस 2 बराबर 0 होगा। यहां से a का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 2। a का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 2। और यहां से देखो b प्लस 3 बराबर में 0 है, यानी कि यहां से b का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 3। बात समझ में आ रही है? अब यहां से बताओ a प्लस बी का मान आपसे पूछा है माइनस में 2 माइनस में 3, आंसर कितना बना? माइनस में 5। माइनस में 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अब बताओ मजा आ रहा है? अब बताओ सेम टू सेम वही चीज बन गई जिसका हमें इंतजार था। अरे जिसका इंतजार था हमेशा से वही चीज तो बनाया हमने, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करवा दिया हमसे। बात समझ में? तो ऐसे ही आपको सवाल मिलते हैं। जो आगे के अभी 3-4 सवाल थे वो तो ऐसे ही दे दिया था, नॉर्मल सवाल। एग्जाम में तो मेरे भाई ऐसे ही बनते हैं, एग्जाम में तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसे सवालों को लगाना पड़ता है एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? ऐसे सवालों की खोज खबर रखनी पड़ती है, ऐसे आपको बनाना पड़ता है। अब आप में से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे कि सर 13 को हमने कैसे 4 और 9 में स्प्लिट किया, कैसे 2 पार्ट में? क्योंकि जब यहाँ 4a आता है तो 2a इंटू 2a दिखता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मांगता है। यहाँ जब 6b आता है तो 2 इंटू 3b आता है, तो 3 का मतलब यहाँ पे 9 मांगता है, इसीलिए ऐसा काम करता है। बात समझ में आ रही ना? अगला सवाल देखो, सेम टू सेम उसी तरह का है। क्या लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 6b माइनस में 8c प्लस में 29, यही लिखा हुआ है। ठीक है भैया, इसको भी सेम कहानी की तरह, सेम सवाल की तरह इसको भी स्प्लिट करने वाले हैं हम। देखो कैसे, देखो कैसे, ए स्क्वायर लिखो माइनस में 4a लिखो। अच्छा 4a आया है मतलब 2 इंटू 2a है, तो 2 इंटू 2a मतलब कि प्लस में 2 का स्क्वायर 4 मांगता है इसके साथ। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर लिखो, उसके साथ माइनस में 6b लिखो। 6b आया मतलब इसमें 3b है, 2 इंटू 3b है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 मांगता है ये। ठीक है, और लास्ट वाला सी स्क्वायर माइनस में 8c, 8c मतलब आया 2 गुणे 4c आया, 4 का स्क्वायर 16 मांगता है ये, 16 मांगता है, तो ये 16 मांग दिया। अब देखो क्या हम सही है कि गलत है, पहले ये देख लो। देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 4a है, 6b है और 8c है। 29 था तो 4, 9 और 16 जोड़ने पे देखो 29 आ रहा है, 4, 9, 16 जोड़ने पे देखो 29 आ रहा है, बराबर में 0 है। ठीक है, आप देखो तो 16, 9, 25, 4, 29 मतलब एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इस वाले चीज को देखो, यहां से इस वाली चीज को देखो और यहां से इस वाली चीज को देखो। ये बन गया है a माइनस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये बन गया है b माइनस 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर और ये बन गया है c माइनस 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में 0। अब यहां से मान निकल जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 2 मिला के 5 4 9, कितना बन गया आंसर? 9 बन गया भैया, 9 इज द राइट आंसर। बताओ मजा आ रहा है?
मजा आ रहा था एक बार कमेंट कर दो जम के कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। मजा आ जाता है तुम्हारे कमेंट जब मैं पढ़ता हूं, पहले नहीं बाद में नहीं, कभी भी पढ़ता हूं तुम्हारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है। भले तुम्हें कुछ ना मजा हो, मैं तो कमेंट पढ़ पढ़ के मुस्कुराता रहता हूं और बच्चे कहते सर आप बहुत हंसते हो। तुम ऐसे कमेंट ही करते रहते हो कि मैं हंसता रहता हूं। कोई बात नहीं, अच्छा कमेंट करो बुरा कमेंट करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता आप कैसा कमेंट करते हो। बस जो पढ़ना चाहता है वो ईमानदारी से पढ़े। जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके लिए है, जो गरीब है, जिसके लिए पैसा एफोर्ड करके बैच खरीदना परचेस का पॉसिबल नहीं है, वो पढ़े यूट्यूब से, हम पढ़ा रहे हैं उसको। बात समझ में आ रही ना? बस पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए जहां से मिले। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है पढ़ाने के लिए। मैं आपको राज की बात बताऊं, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है पढ़ाने के लिए। एक से एक टीचर है, कुछ ना कुछ सबने पढ़ाया है। सबका पढ़ते रहा करो, जिसका अच्छा लग जाए पढ़ते रहा करो। यूट्यूब पे अलजेब्रा में मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, आप लीनियर इक्वेशन यूट्यूब पे सर्च मारो, कोई और भी पढ़ाया होगा उससे भी पढ़ो, क्या पता उसने मेरे से अच्छा दिया हो। मैंने अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ाया, हो सकता है उसने एसएससी के लिए पढ़ाया हो और मेंस के लिए पढ़ाया हो और अच्छा मिल जाए। ऐसे टॉपिक वाइज, बस टॉपिक मिल जाए सर्च करो, पढ़ते रहो। एक से एक टीचर है। मैं कभी नहीं कहता कि आप खाली मेरे भरोसे बैठो, आप सबसे पढ़ो भैया, आप सबसे नॉलेज लो। जिसका समझ में आए, अगर मेरे से ही खाली समझ में आता खाली मेरे से पढ़ो, या जिसका समझ में आता उससे भी पढ़ो, मुझसे भी पढ़ो। मेरा नहीं समझ में आता मेरे से मत पढ़ो। एकदम सिंपल चीज, लॉजिक एकदम सिंपल रखना चाहिए। पढ़ाई से मतलब है तुम्हें अपने से मतलब होना चाहिए, थोड़ा सा मतलबी बनो। बात समझ में आ रही है? बाकी जिससे भी पढ़ो उसका दिल से पढ़ो, उसका मन से पढ़ो। मतलब अगर मेरा पढ़ रहे हो तो शेयर कर दिया करो, ठीक है? अगला देखो, अब बताओ सेम टू सेम सवाल है यार, फिर से वही सवाल आ गया। देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2b प्लस में 4a प्लस में 5 इक्वल टू में 0। इसको स्प्लिट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 4 कर दो, इसको 4a है तो 4 दे दो, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2b प्लस में इसको 1 दे दो, जो बराबर में 0 है। 4 1 मिलके 5 है। अभी तक हमने कुछ किया नहीं। ये a प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है और ये b प्लस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, बराबर में 0 है। यहां से a बराबर -2 आ जाएगा और यहां से b बराबर -1 आ जाएगा। ए और बी का मान आ गया। अब मान आ गया तो वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी बटे में a प्लस बी का मान पूछा था आपसे, वह रख दो भैया, रख दो। -2 माइनस में -1 डिवाइड बाई -2 -1, यानी ये कितना आ जाएगा ऊपर, ये +1 यानी -1 बटे में -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटे में 3। आंसर बन गया 1 बटे में 3। इजी सवाल है, सेम टू सेम उसी टॉपिक पे है। एक क्लास में एक ही तरह की क्लास लेके आता हूं ताकि आपका भला हो सके। ये भी सेम टू सेम है। देखो x स्क्वायर माइनस 4x ले लो और प्लस में 4 ले लो इसके साथ, और ये y स्क्वायर माइनस में 4y ले लो प्लस में 4 ले लो, बराबर में 0। यहां से ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर में 0। x माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर, यहां से आप कहोगे x बराबर 2 आ जाएगा सर, y बराबर 2 आ जाएगा सर, ठीक है? आपसे x माइनस वाई पूछा है, यानी कि 2 माइनस 2, आंसर कितना बनेगा 0। बात समझ में आई? एकदम इजी है ये सारे सवाल, एकदम इजी है। जब एक बार लॉजिक पकड़ लिया फिर सवाल आपके लिए कठिन थोड़ी होगा। अरे एक सवाल 2 बार आ गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस में 8, और ये भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम 2 बार सवाल आ गया, इसलिए इसको कट। ठीक है ना? चलिए, ये लास्ट सवाल था आज के सवाल का। तो इस पैटर्न पे आज आपने क्या सीखा? लीनियर इक्वेशन सीखा, और किस तरह के सवाल, और भी किस पैटर्न का एक बेहतरीन पैटर्न आपको सिखाया। तो इस तरह के सवाल अगर आता है तो आप एग्जाम में लगा लेंगे। एआई अलजेब्रा की 7वीं सीरीज थी, अभी और अलजेब्रा में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद अलजेब्रा की क्लास हो जाएगी ओवर। फिर आपको हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले लूं, या फिर आप जो कमेंट करेंगे उसकी क्लास लूंगा, लेकिन एडवांस मैथ चल रहा है तो एडवांस मैथ की क्लास अभी चलेगी। ठीक है भैया? ठीक है, मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे। 2 बजे एकदम ऑन द टाइम स्टडी 91 का लॉगिन कर लिया करो और देखा करो क्लास यूट्यूब पे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हर जगह शेयर कर देना, सबका भला हो सके। जो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ना चाहता है, सब लोग अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, मैं एडवांस से शुरू किया हूं। ठीक है भैया? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।